आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है SCERT के शॉर्ट नोट्स धुआंधार क्लास में साथियों। कक्षा 6 का विज्ञान चल रहा है साथियों। आप सभी के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, खास करके जो 1 to 5 के एग्जाम देने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह रामबाण साबित हो सकता है साथियों। शुरू किए थे और वो अध्याय 6 तक उनका पढ़ लिया गया था। आज हम अध्याय 7 से शुरू करेंगे। अध्याय 7 में विज्ञान में दिया हुआ है पेड़ पौधों की दुनिया। पेड़ पौधों की दुनिया एक प्रकार से समझे तो मनुष्य की दुनिया से पूरी तरीके से जुड़ी हुई दुनिया है। पुराने टाइम में एरिस्टोटल साहब जो थे उन्होंने पेड़ पौधे को 3 भाग में बांटा था। एक शाख में, एक कुछ को झाड़ी में और कुछ को वृक्ष में। जिस पौधे का तना हरा और कोमल होता है और सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाख कहते हैं, और जिस पौधे का तना सख्त, पतला और काष्ठीय होते हैं उन्हें झाड़ी कहते हैं। और जिस तरह का वृक्ष जो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े, जिसका तना सख्त होता है, मोटा होता है, भूरी छाल वाला होता है, उसे हम वृक्ष कहते हैं। तने पर पत्तियों की जमावट, मतलब तने की पत्तियों पे जमावट जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि एक ही जगह से कई पत्ते निकले हुए रहते हैं। जैसे एक जगह पे आपने कोई देखा है कि वहाँ पर से 5-5 पत्ते निकले हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गुच्छेदार जमावट। पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। यानी कि अगर जैसे जमने का क्रम जो होता है कि आप ऊपर नीचे या अगल बगल या एक छोड़ के एक, जो जैसे कि देखिए आप जनरली अमरूद या ये सब में क्या देखेंगे, एक जगह से 2-2 निकले हुए हैं, तो ये जो है क्या होता है? पत्तियों का विन्यास कहलाता है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? जड़ पे। जड़ जो है, सबसे पहले आप जान रहे हैं कि जड़ जो है ना मुख्य भूमिका निभाती है। इसके लिए एक पेड़ को खड़े रखने के लिए इनका मुख्य काम पेड़ को खड़ा रखना, और साथ में खनिज, लवण और जल जमीन से अवशोषित करके, सोख करके कहाँ पहुँचाते हैं? तने के द्वारा पत्तियों तक। कुछ जो है जैसे कि रेशेदार भी होते हैं और कुछ झकड़ा भी होते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख लीजिए गेहूँ। गेहूँ का रूट क्या कहलाता है? यानी गेहूँ का जड़ फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है, धान और मक्का का। और जिस जड़ में एक मुख्य जड़ होता है, जिस जड़ में एक जड़ मुख्य होता है और उसके बाद बाकी जो रेशेदार टाइप के उस मुख्य जड़ से क्या निकला होता है? रेशेदार सहायक जड़ें निकली होती है, उसे क्या कहते हैं? मूसलाधार। उदाहरण के लिए सरसों और गाजर। जड़ के कार्य आपको मैंने बताया कि वो क्या करता है। सबसे पहले तो मिट्टी जो है वृक्ष को एक प्रकार से सहायक खड़े रखने में मदद करता है, खनिज लवण का अवशोषण करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और भोजन का संग्रह। तना का कार्य क्या है? पौधे के को आकृति प्रदान करता है, खनिज लवण भोजन के को एक मार्ग देता है। जैसे कि आप जड़ जो भी खनिज लवण जो है आप अवशोषित करता है तो वो पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा? तो एक प्रकार का वो जो है उनको रास्ता देता है, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। और जब पत्तियाँ भोजन बना लेती है तो उस समय भी जो है तना क्या काम करता है? जड़ों तक पहुँचाने का काम करता है भोजन का। पत्तियाँ जल का उपभोग भोजन बनाने में करती है। ऑक्सीजन भी पत्तियों से जल की भूमिका रहती है। जैसे देखिए कि हम लोग जो है आगे की क्लास में पढ़ेंगे, खास करके 11th और 12th में दिया हुआ रहता है जनरली कि जो है ऑक्सीजन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो पत्तियाँ ऑक्सीजन बनाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भूमिका नहीं होता है। जब किसका भूमिका होता है? जल का। पत्तियाँ जो है रेखित संरचना वाली को सिरा कहते हैं। पत्ती में जो रेखित संरचना होती है उसे सिरा कहते हैं। और जाल जैसे सिरा को जालिका सिरा कहते हैं। इंग्लिश में जाल जैसे सिरा को जालिका सिरा कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेसन। और एक दूसरे के समांतर, जैसे गेहूँ सब में जो है ना एक दूसरे के समांतर, वो जो आप सिरा देखते हैं एक दूसरे के समांतर होता है गेहूँ के पत्तों सब में, उसको कौन सा कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास। पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपायरेशन में मदद करती है। आगे चलेंगे। बीज। जिस बीज में एक ही बीज पत्र होता है उसे एक बीज पत्री कहते हैं। एक बीज पत्री, देखिए मक्का और गेहूँ में को आप 2 बराबर भाग में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है? तो उनको जो है कौन सा? एक बीज पत्री, यानी इंग्लिश में मोनोकोट कहते हैं। और जिस बीज के 2 भाग होते हैं उसे 2 बीज पत्री कहते हैं। उदाहरण के लिए सेम है, चना है, मटर है और आम है। चना के बीज को आप जब भी 2 भाग में बराबर बांट सकते हैं। चना को भी आप देखिएगा आप 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, मटर को भी। चलिए अध्याय 8 पर चलते हैं। अध्याय 8 को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फूलों से जान पहचान। देखिए कक्षा 6 में जो है ना बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कुछ चीज़ों का। आप जैसे जैसे आगे की क्लास में आपकी क्लास में विज्ञान की लेता रहूँगा उस तरह से आपको जो है डिटेल नॉलेज इसके बारे में देता जाऊँगा, क्योंकि और मैं उस समय जोड़ूंगा भी कि कक्षा 6 में आपने ऐसा पढ़ा था और उसको जो है यहाँ पर देखिए उसी का डिटेल रूप इस तरह से है, मैं बताऊँगा जरूर। आप कृपया पेशेंस रखकर जो है विज्ञान की क्लास को अटेंड करते रहे। जैसे चलिए अध्याय 8 पे चलते हैं। फूलों से जान पहचान। फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे पुष्पासन यानी फूल आसन कहते हैं। पुंकेसर क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें कि पुतंत और परागकण, स्टामेन और एंथर। यानी पुंकेसर जो है 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, पुतंत और परागकण से। फूल में जो रंगीन और सबसे आकर्षित भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? पंखुड़ी, दल कहते हैं। और फूल में जो नीचे से हरे रंग की पत्तियां जैसी आकार होती है, ठीक है, पुष्पासन के जस्ट नीचे आप जनरली देखिएगा कि पत्तियां जैसा आकार होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अंकुड़ी यानी बाय दल कहते हैं। पुंकेसर पढ़ लिया आपने। अब क्या पढ़ेंगे? स्त्री केसर को क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है
दो चीज़ से बना होता है, तीन चीज़ से बना होता है। और पुंकेसर किस चीज़ से, दो चीज़ से बना हुआ था। और स्त्रीकेसर तीन चीज़ से। किस किस से नाम? वर्तिकार, वर्तिका और अंडा से। देखिए आपको जो है नोट्स में यहाँ डायग्राम दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन से भाग है वर्तिकार, वर्तिका और अंडा से। विभिन्न तरह के फूलों में विभिन्न आकार के स्त्रीकेसर होते हैं। एक ही जैसा स्त्रीकेसर नहीं होता, लेकिन उसके तीन भाग होते हैं, ठीक है। अंकुरी के घेरे के बाहर दलपुंज, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहते हैं। पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग या स्त्रीकेसर के समूह चक्र को जायांग कहते हैं। पूर्ण फूल, देखिए फूल एक होता है अपूर्ण, एक होता है पूर्ण। देखिए पूर्ण फूल जनरली जो है जिसमें कि चारों चीज़ प्रेजेंट हुआ, क्या क्या? अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, तो उसे पूर्ण फूल कहते हैं। और अपूर्ण फूल में कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो वो अपूर्ण फूल होता है। कोई एक भी, ऐसा नहीं है कि दो तीन, कोई एक भी रह गया तो उसे अपूर्ण फूल कहते हैं। एक लिंगी फूल, एक लिंगी फूल क्या होगा? ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक उपस्थित हो। देखिए एक लिंगी फूल कौन सा होता है? अपूर्ण फूल होता है। अपूर्ण फूल ही एक लिंगी फूल होता है। और इसके बाद देखिए नर फूल, नर फूल किसको कहते हैं? केवल पुंकेसर उपस्थित हो। मादा फूल किसे कहते हैं? केवल स्त्रीकेसर उपस्थित हो। और द्विलिंगी फूल, द्विलिंगी फूल में क्या होता है कि दोनों चीज एक साथ एक ही फूल में प्रेजेंट होंगे। और अलिंगी फूल, पुंकेसर प्लस स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित नहीं होते, उसे अलिंगी फूल कहते हैं। चलिए अध्याय 9 पर जंतुओं में गति। अध्याय 9 जंतुओं में गति है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। गमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकोमोशन। एक जगह से, देखिए गमन किसमें होता है? जंतुओं में होता है, पेड़ में नहीं होता है। पेड़ में मूवमेंट हो सकता है, गति हो सकता है, लेकिन गमन नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पेड़ नहीं जा सकते हैं और जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जंतु में दोनों चीज हो सकता है, गति और गमन, लेकिन पौधे में बस क्या होंगे? गति। एक ही स्थान पर स्थिर होकर मुड़ना, शरीर को झुकाना आदि गति कहलाता है। एक ही स्थान पे तो पेड़ में गति हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए कि वो झुकते हैं, हिलते हैं, डोलते हैं, ठीक है। गाय पैर से चलती है तो ये गाय क्या करती है? गमन करती है। मनुष्य क्या करता है? गमन करता है। सांप संपूर्ण शरीर से रेंग कर चलता है। सांप भी गमन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ना। हमारे शरीर के कुछ अंग आसानी से किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, कुछ एक तरफ, कुछ को हम कम घुमा सकते हैं, तो एक जगह पर रह के हम गति भी कर सकते हैं। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि अथवा जोड़। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर इनको बनाना होगा क्वेश्चंस तो जंतु से रिलेटेड, तो इसमें एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि वो संधि से रिलेटेड बनाएंगे ही, और इनका डाउट आपको क्लियर रहना चाहिए। शरीर के अंग जहाँ मुड़ते हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं? संधि। आप जैसे देखिए, आप क्या करते हैं? बाँह और हाथ जो है दोनों, उसके पास कोहनी के पास मुड़ता है ना, तो वहाँ पे क्या है? संधि है, जोड़ है। आप उंगली को भी मोड़ सकते हैं, उंगली में भी संधि है, गर्दन को भी घुमा सकते हैं, वहाँ भी संधि है। और हमारे शरीर की कठोर संरचना को क्या कहते हैं? अस्थि। और शरीर के अंग जहाँ मुड़ते हैं वो अस्थियों का संधि स्थल है। एल्बो के पास जहाँ पे जगह पे मिलता है आपका कोहनी में, तो जो जोड़ है वहाँ पे क्यों संधि स्थल है? क्यों? एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलता है, तो कौन सा जगह है? संधि स्थल। हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। अधिक हड्डी ढांचा बना हुआ है ना, जिससे हमारे मांस के लोतर, चमड़ी, सारा कुछ लगा हुआ है, और अंदर में जो है वो कंकाल हड्डी का बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। जोड़ कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जोड़ जो है कई प्रकार के होते हैं। पहला आपको क्या पढ़ना है? पहला जोड़ जो है कंदुक खल्लिका संधि। देखिए कंदुक खल्लिका संधि को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एससीईआरटी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पोस्ट में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में कंदुक खल्लिका संधि की जगह पे वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी लिख सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज ये नहीं हो जाएगा कि सर ये नहीं दिया हुआ है, आपको दोनों याद रखना है। कंदुक खल्लिका संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसका उदाहरण है कंधे की हड्डी। कंधे की हड्डी जो है वो किस जॉइंट से? जैसे कंधा और आपका पूरा हाथ जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? किस संधि से जुड़ा हुआ है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक प्रकार का, देखिए आप पूरी तरीके से हाथ को घुमा सकते हैं ना कंधे के पास से, लगता है ना कि किसी सॉकेट में डाल के रख दिया गया और उसको घुमा रहे हैं हम लोग, तो वो हुआ कंधे की संधि को क्या, कौन सा जोड़ होता है कंधे की संधि के पास? बॉल एंड सॉकेट। कब्जा संधि, जिसको हिंद संधि भी कहते हैं, हिंद संधि भी एससीईआरटी में लिखा हुआ है। और उदाहरण के लिए कोहनी और घुटना, कोहनी और घुटना, उदाहरण में कोहनी और घुटना, कोहनी और घुटना। देखिए हिंद संधि को हम लोग हर तरफ नहीं मोड़ सकते, कोई एक तरफ, ये ऊपर ही मोड़ सकते हैं या नीचे अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे घुटना है, घुटना को क्या आप ऊपर एक तरफ ही मोड़ पाते हैं ना, पैर मोड़ना जिस तरह कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ भी उठा के मोड़ देते हैं, तो एक तरफ मुड़ता है। और आप हाथ में भी जो कोहनी को मोड़ते हैं किधर मोड़ते हैं? अंदर की तरफ, तो एक तरफ मुड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है कि दो तीन तरफ मोड़ देते हैं आप उसको, तो वो कौन सा है? हिंद संधि। धुर्राग संधि, जिसको इंग्लिश में पाइवोटल जॉइंट कहते हैं, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुर्राग संधि कहते हैं। गर्दन और सिर, गर्दन जो है, गर्दन और स्कल जो ये सिर का पोर्शन है, वहां पे जो जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है? पिवोटल जॉइंट। और चलिए अचल संधि पे चलते हैं। अचल संधि, अचल मींस नाम ही है। अचल किसको कहते हैं? जो हिल नहीं सके, अचल संधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमूवेबल जॉइंट। देखिए इंग्लिश में इमूवेबल मतलब जो चल फिर हिल नहीं सके। खोपड़ी की संधि, अचल संधि। देखिए हमारा जो खोपड़ी है ना, उस ऐसा नहीं है कि एक ही हड्डी का बना हुआ है, खोपड़ी में छोटे छोटे हड्डी जुड़े हुए हैं, और वो जो है देखिए आप खोपड़ी में छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप कभी खोपड़ी को ऐसे कीजिएगा, हिला के देखिएगा या खोपड़ी में मार के देखिएगा तो ऐसा लगता है कि कहीं मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, तो लेकिन जोड़ है, तो वहाँ पे क्या है? अचल संधि। हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जांघ की हड्डी है। जांघ की हड्डी, इंग्लिश में जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? फेमर। मांस को हड्डी से जोड़ने वाले विशेष रेशों को कंडरा,
मांस और हड्डी जिस रेशे से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? कंडरा। कंडरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंडन। और दो अस्थियों को जोड़ने वाले विशेष प्रकार के रेशों को क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट इंग्लिश में लिगामेंट, हिंदी में स्नायु। मेरुदंड, बैकबोन छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, उसे कशेरुक कहते हैं। कंधे की अस्थि को अंश अस्थियां कहते हैं। कमर की अस्थियों को श्रेणी अस्थियां कहते हैं। देख ये याद रखिएगा कि कमर की अस्थियां जो है मर्द और औरत में, औरत का कमर का हड्डी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा कटोरानुमा होता है, क्योंकि उनका जो है वहाँ पर बच्चादानी होता है, तो बच्चे को जो है गर्भ, माता के गर्भ में पल रहे शिशु को स्थिर रखता है। इसीलिए मर्द का जो है ये छोटा होता है कमर की हड्डी, और औरत का बड़ा होता है और ज़्यादा कटोरानुमा होता है। हमारे शरीर के लचीले अस्थि को क्या कहते हैं? उपस्थित जो है लचीले, देखिए जहाँ भी लचीले जोड़ पे लचीले अस्थियों का काम होता है और वो कार्टिलेज कहलाता है। जंतुओं में जो गति है, जंतु कुछ जो हैं रेंगते हैं, दौड़ते हैं, तैरते हैं। जैसे केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, इसके शरीर में पेशियां होती है। केचुओं के शरीर पर छोटे छोटे जैसे आकृति जो होते हैं, बालों जैसे आकृति होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूक कहते हैं। सूक पेशियों से जुड़े होते हैं और मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत करते हैं। तो वही सूक की मदद से क्या होता है? जो वो चलता है। केचुआ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। केचुआ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। चलिए घोंगा, घोंगा को इंग्लिश में कहते हैं स्नेल। घोंगा का शरीर कठोर चीज से ढका रहता है, ऐसे कवच कहते हैं। यह घोंगा का बाह्य कंकाल होता है। घोंगा आपने देखा होगा, आप देखे होंगे घोंगा में जो है ना थोड़ा मुड़ा हुआ जैसे एक हड्डी जैसा या स्कल जैसा आकार होता है, ठीक है, उसको ही कवच कहते हैं, जो बाह्य भाग में होता है। पाद, पैर जो है उसका मांसल होता है और दृढ़ पेशियों से बना होता है। तिलचट्टा, देखिए तिलचट्टा का बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टडी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनको सबसे पहली बात तो कि जानिए कि तिलचट्टा को 3 जोड़े पैर होते हैं, मतलब 6 पैर। इंग्लिश में इसको हेक्सापोडल भी कहते हैं। इसका शरीर कठोरा बाह्य भाग कंकाल से बना होता है। बाह्य भाग जो कंकाल कठोर होता है वो किससे बना होता है? काइटिन से। काइटिन से बना होता है। पक्षी की अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती है। अस्थियों के खोखले हिस्से को क्या कहते हैं? वायु प्रकोष्ठ। वायु प्रकोष्ठ कहते हैं अस्थियों के खोखले हिस्से को। खोखला हड्डी किसमें पाया जाता है? पक्षियों में। मछली है, देखिए मछली का शरीर जो है नौका आकार जैसा होता है, जो उसको तैरने में मदद करती है। शरीर की ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? धारा रेखीय कहलाती है। अब मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से बना होता है। दृढ़ पेशियों से किसका पैर बना होता है? और स्नेल का, मतलब घोंगा का। मछली का जो पक्ष होता है, मतलब मछली का जो फिन होता है, फिन मदद करता है क्या करने में? तैरने में। मछली किसके मदद से सांस लेती है? गल्फर से। देखिए गल्फर क्या करता है? पानी में के सतह पर जो है मतलब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको वो गल्फर की मदद से क्या करता है? अवशोषित करता है, फिर वो जिसकी वजह से मछलियाँ जिंदा रहती है। चलिए साथियों, अब अध्याय 10 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 10 का जो शीर्षक है उसका नाम है सजीव और निर्जीव। देखिए सजीव और निर्जीव में है कि जो ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं, उसे निर्जीव कहते हैं। देखिए सजीव का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है चलना या दौड़ना, ये नहीं, ठीक है, बोलना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट गुण है सजीव का कि वो कुछ महसूस करते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सजीव के लिए। जैसे कि कोमा में अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम सजीव नहीं कह सकते हैं, वो निर्जीव का ही निर्जीव में ही आएगा, क्योंकि वो कुछ महसूस ही नहीं कर सकता। तो जो ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज इत्यादि। विश्व के सभी मानव तथा गाय, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली जैसे सभी जंतु सजीव हैं, क्योंकि ये महसूस भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। मानव बोल भी सकते हैं, कुत्ता घोड़ा भी कुछ आवाज़ निकालते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, भले ही उनकी भाषा हमें समझ ना आए, लेकिन उनके ही जातियों में समझ में आता होगा। तो वो जंतु सजीव हैं। पौधा भी क्या चीज़ होता है? सजीव होता है। पौधा सजीव होता है, पौधे को भी कुछ महसूस होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में क्या है? सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। और श्वसन क्रिया के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो वायु लेते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, जिससे कि देखिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है भोजन के दहन करने में, और भोजन को जब दहन करते हैं तब वहाँ से क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलता है। श्वसन को इंग्लिश में रिस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं, और सांस लेने को इंग्लिश में ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेती है। देखिए सबके लिए अलग अलग अंग होता है सांस लेने के लिए। जैसे मनुष्य है वो नाक से सांस लेता है, केंचुआ किसके द्वारा लेता है? त्वचा के द्वारा। और पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं? पत्तियों द्वारा। पत्तियों का एक खास बात है कि देखिए पौधा अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन हम लोग उस पर डिपेंड होते हैं खाना के लिए। तो प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही वो ऑक्सीजन बनाता है। हमेशा पौधा ऑक्सीजन नहीं बनाता है, वो भोजन बनाने टाइम ही ऑक्सीजन का बनाकर रिलीज करता है। और ऑक्सीजन दिन में ही बनते हैं, रात में नहीं बनते। पौधे भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, पौधे दोनों टाइम ऑक्सीजन यूज करते हैं, रात और दिन। इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम में आप पौधे के पास सोने का कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए दिन के टाइम में क्या होता है कि पौधा अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है तो वो जो है ऑक्सीजन छोड़ता भी है, जिससे बैलेंस होता है। लेकिन रात में पौधे ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन बनाते नहीं, बस क्या करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड उनका जो है निकलता है। तो इसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? आपको सफोकेशन फील हो सकता है। इसलिए कोशिश करें रात के टाइम में पौधे के नीचे ना सोने का। श्वसन क्रिया देखिए, श्वसन क्रिया है ना, दिन और रात चलता रहता है। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। देखिए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो है हम लोग भी कई बार देते हैं। जैसे देखिए आग है, आग हमारे आसपास आता है तो हमें झट से हाथ हम लोग पीछे खींच लेते हैं। ये भी क्या है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। हमारा
कोई अगर कील से आपको टच करता है आपके घुटने को, आप घुटना छीप लेते हो, वो भी क्या है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। पौधे का प्रकाश के प्रति भी अनुक्रिया होता है, प्रकाश मिलती है तो वो भोजन बनाता है। और देखिए कभी कभी क्या होता है, पौधे का प्रकाश, भोजन तो मिलना है, पौधा कभी आप ऐसा भी कहिएगा कि एक पौधे को अगर आप अंदर रूम में रखते हैं, ठीक है, तो वो उसी तरफ मुड़ जाएगा जहां से उनको सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, वो उस तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे। ये भी क्या है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। सजीवों में उत्सर्जन, सजीवों में उत्सर्जन, दूषित पदार्थ मूत्र के साथ, उत्सर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। दूषित पदार्थ मूत्र के साथ हमारे शरीर से निकाल दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। पेड़ों में भी उत्सर्जन होता है, जैसे पेड़ से सूखी पत्तियों का गिरना। प्रजनन, प्रजनन, जंतु प्रजनन द्वारा अपना ही जैसा संतान को पैदा करता है, मनुष्य जैसा ही संतान पैदा करता है। और पौधा ही, आम का पेड़ आम को पैदा करता है, ना कि जलेबी को। इसलिए प्रजनन में ये हमेशा ये भी याद रखना है कि वो स्वयं जैसा ही संतान पैदा करता है। कुछ जंतु अंडा देते हैं, उसे अंडाकार जंतु कहते हैं, इंग्लिश में अंडाकार जंतु को ओविपेरस कहते हैं। इसका जो है मेन एग्जाम्पल पक्षी है और सांप। कुछ जंतु बच्चा ही देते हैं, जैसे मनुष्य डायरेक्ट बच्चा देता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहते हैं। जरायुज जंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विविपेरस। कुछ पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं, कुछ पौधे के अतिरिक्त भाग से। देखिए कुछ पौधा में बीज से होता है, कुछ जो है अतिरिक्त भाग से। जैसे देखिए आप गुलाब का फूल कहते हैं कि उसका तना काट के पानी वाले जगहों पे रख दीजिए, तो वो तो तना से पैदा हुआ, बीज से तो पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ पौधे किससे पैदा होते हैं? उसके अलग अलग भागों से, और कुछ पौधे बीज से। क्या सभी सजीव गति करते हैं? क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो आंसर क्या देंगे? जी हाँ, पौधे भी इनका उपयुक्त उदाहरण है। मनुष्य तो है, मनुष्य तो गमन भी करते हैं, जंतु गमन भी करते हैं, लेकिन सजीव में जो है गति के लिए मनुष्य तो गमन और गति दोनों करते हैं, लेकिन पौधे गति करते हैं, गमन नहीं करते हैं। तो इसलिए आप क्या कहेंगे? सारे सजीव में गति होती है। लेकिन अगर इसी पे आंसर हमसे पूछ लिया जाएगा कि क्या सारे सजीव गमन करते हैं, तो आपको क्या उत्तर देना है? जी नहीं। सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। प्रजनन नहीं होगा तो आप अस्तित्व में नहीं रहेंगे। क्यों? हम भी, अगर मेरा भी, हमारे द्वारा भी कोई प्रजनन नहीं होगा, मनुष्य द्वारा भी कोई मनुष्य का प्रजनन नहीं होगा, तो आज नहीं तो कल जाके मनुष्य प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रजनन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी एक प्रजाति को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ ऐसे निर्जीव जो गति करते हैं वो सजीव नहीं होते हैं। कुछ निर्जीव भी ना गति करते हैं, जैसे कार है, बस है, साइकिल है, ये गति नहीं करते। ये गति करते हैं लेकिन ये सजीव नहीं है। चंद्रमा भी गति करता है, तो ये क्या, इसको आप क्या कहेंगे? सजीव। इसलिए मैंने क्या कहा था, सजीव का सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य चीज़ क्या है? कॉन्शियसनेस, मतलब महसूस करना, जो खुद महसूस करते हैं ना, फीलिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। चलिए अब हम अध्याय 11 पे चलते हैं। अध्याय 11 का जो है मुख्य शीर्षक है सजीवों में अनुकूलन, मतलब लिविंग में एडेप्टेशन। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या घोड़ा को रेगिस्तान का जहाज कह सकते हैं? नहीं ना कह सकते हैं, क्योंकि ऊँट जो है आसानी से वहाँ पे रह पाता है, वहाँ पे जिंदा रह पाता है। घोड़े को आप भेज दीजिए, जिस तरह के हालात में वहाँ ऊँट रह लेते हैं, उस तरह के हालात में अगर घोड़ा रह लेंगे, नहीं रह पाएंगे, वो तो मर जाएंगे। इसलिए जो है सबका अलग अलग जगह है। क्या हम पहाड़ी इलाका में रह पाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लिए कम होता है। हम लोग मैदानी भाग से अगर पहाड़ी इलाका में जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे जो है हमें बहुत ही सफोकेशन फील होने लगता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ऊँट अपनी नाक को अपनी मर्जी से खोल और बंद कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा, इसके रिलेटेड वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं एससीईआरटी में कि ऊँट का क्या कर सकता है अपनी मर्जी से। नाक की विशेषता बताए ऊँट की, तो ऊँट का नाक की विशेषता क्या है? उसका अपनी मर्जी से वो उसे खोल और बंद कर सकता है। जैसे देखिए बड़े बड़े रेगिस्तानों में क्या होता है कि अचानक से काफ़ी तेज आंधी चलने लगता है, तो अब क्या होगा कि अगर काफ़ी तेज आंधी चलेगा तो अगर नाक खुला रहेगा तो वो तो डायरेक्ट होगा, नाक खुला रहेगा तो नाक में बालू चले जाएंगे। अब इसके बाद जो है ऊँट का जीना मुश्किल हो जाएगा इस तरह। तो उसके पास क्या कैपेसिटी है? अगर उसको अपना मर्जी से मन होगा तो काफ़ी देर तक वो क्या करेंगे? अपनी मर्जी से नाक को बंद कर सकते हैं। ऊँट अपने कुबर में भोजन चर्बी के रूप में रखता है, जिसका बाद में ऑक्सीडेशन करके, उत्सर्जन मतलब ऑक्सीडेशन करके क्या करता है, वो जो है उसको फिर से वहाँ से वो उसी चर्बी को पचा कर क्या करता है? डाइजेशन करके भोजन, अपने शरीर को एनर्जी भी देता है और पानी भी। रेगिस्तान में जो पौधा होता है जिसको कैक्टस कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? नागफनी नामक पौधा पाया जाता है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, खारे पानी में रहते हैं। समुद्र में कौन सा पानी पाया जाता है? खारे पानी पाया जाता है। श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो लोग। मछली का शरीर नौकाकार धारा रेखीय होता है, ये पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है। शरीर सल्कों से ढका होता है, सल्क का इंग्लिश कहते हैं स्केल। स्केल जैसे आप देखिए कभी मछली छीलते हैं ना, मछली छीलने वक्त उनसे वो जो पपड़ी टाइप का निकलता है वो स्केल होता है, ठीक है, मतलब सल्क होता है, जो उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। एक सजीव को जहाँ से भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है, सजीव को जहाँ से भोजन, पानी, रहने का सब कुछ पूरा हो जाता है, वो उसका क्या होता है? वास स्थान। वास स्थान को इंग्लिश में हैबिटाट कहते हैं। स्थलीय वास स्थान, देखिए सबका अलग अलग वास स्थान है, कोई थल पे रहता है, कोई जल में रहता है, ठीक है। तो स्थलीय वास स्थान कौन कौन सा? वन है, घास के मैदान है, रेगिस्तान है, पर्वत है। और जलीय वास स्थान नदी, तालाब, समुद्र। अस्थायी अनुकूलन को पर्यानुकूलन कहते हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने लोगों को में जन्म से ही, देखिए जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र में रहता है ना, मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उच्च पर्वत पे, ठीक है। आप यहाँ से जाइएगा तो आपको दिक्कत होगी, और उनका जो फेफड़े का कैपेसिटी होता है ना वो ज़्यादा होता है मैदानी क्षेत्र वालों से, ठीक है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये कौन सा गुण कहलाता है एडेप्टेशन का? मतलब ये जो है अनुवांशिक अनुकूलन कहलाता है। सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश दोनों में पाए जाते हैं। देखिए बहुत गर्म में भी पाया जाता है और बहुत ठंड में भी पाया जाता है सजीव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत गर्म में नहीं सजीव पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है, वो भी एक सजीव है, सूक्ष्मरूपी जीव है लेकिन है सजीव। तो वो कहाँ एकदम हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं।
अब जैसे विभिन्न आवास स्थान में आप लीजिए मरुस्थल, दिन में तेज गर्मी और रात में अधिक ठंडा। रेगिस्तान के पौधे कौन कौन से? नागफली, बबूल, धृत कुमारी। रेगिस्तानी पौधे का वाष्पोर्जन कम होता है, बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है, पानी की बचत होती है। वाष्पोर्जन में ज़्यादा अगर वो पानी को बहा देंगे तो ऑलरेडी रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, और वो अगर वाष्पोर्जन ज़्यादा करेंगे तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं उस तरह से कि मेरा जो है कम हो। इनका स्टोमाटा जो होता है वो वो कब खुलता है? रात में खुलता है, दिन में नहीं खुलता है। दिन में खुलेगा तो धूप ज़्यादा होता है, तो ऑलरेडी वाष्पोर्जन ज़्यादा हो जाएगा, तो रात को खुलता है ताकि वो धीरे धीरे वाष्पोर्जन हो। पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है? बहुत ठंड और हिमपात होता है। कुछ शंकाकार भी होते हैं, शंकाकार जैसे देखिए अशोका वृक्ष आपने देखा होगा, ये सब पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो है आकार देखिएगा कि भालानुमा होता है, शंकवाकार, ठीक है। कुछ की पत्तियां सुई के समान होती है। याक जानवर पाए जाते हैं। याक जानवर जो होता है बड़ा सा, वो कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होता है और उनके बड़े बड़े बाल होते हैं। आपको ये बात पता होगा कि याक और भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है। याक के बड़े बड़े बाल ही जो है उसको वहाँ के ठंड से बचाते हैं। ऊंचाई के अनुसार जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई रहती है। जैसे जैसे ऊंचाई होता जाता है उसी तरह जीव की विविधता दिखती जाती है। पहले कम बालों वाले पाए जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा हिमपात बढ़ता जाएगा, बर्फ बढ़ता जाएगा, तो उसी तरह जो है लंबे लंबे बाल वाले जीव पाए जाते हैं वहाँ। अब जैसे घास स्थल है, घास स्थल में लंबे लंबे बाल वाले जीव पड़ के क्या करेंगे? यहाँ तो गर्मी से मर जाएंगे, ठीक है। तो घास स्थल में रहने वाले जीव शेर और हिरन, आप देखिए शेर को बहुत लंबे लंबे बाल होते नहीं होते, हिरन को नहीं होते। शेर का माहौल, रंग मटमेला रंग, देखिए शेर का जो मटमेला रंग होता है ना, वो सूखी वाली झाड़ियाँ जनरली वहाँ वो छुपते हैं। मटमेला रंग है उसी तरह का, और सूखी झाड़ियों का भी रंग उसी तरह है, तो वो आसानी से छुप जाते हैं। कभी तो पता ही नहीं चलता है शिकार को कि उसका शिकारी बगल में है शेर, क्योंकि वो रंग छुपा हुआ है और वो घास खाने गया है। देखिए पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए हिरन के दांत मजबूत होते हैं, ये भी अनुकूलन है, क्योंकि उनको जो है पौधे खाना है, उनका जो कठोर तना है वो उसको चबाना है ना। हिरन के पास लंबे कान भी होते हैं जो शिकारी को पता करने में, उपस्थिति को तुरंत जनरली जज करने में मदद करते हैं। लंबे पैर बहुत तेज भागने में मदद करते हैं। और समुद्र में मछली की तरह बहुत से समुद्री जीव भी रहते हैं। शरीर का आकार धारिया देखिए होता है, जो उसे आसानी से तैरने में मदद करता है। स्क्विड और ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन जब वो तैरने के लिए जाते हैं तो वो अपने आप को धारा रेखीय आकार में बदल लेते हैं, ठीक है। जल से सांस लेने के लिए गल्फर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ डॉल्फिन और व्हेल जो है कुछ समुद्री जंतु गिल नहीं होता इनके पास। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, इसलिए इनको कभी कभी जो है अक्सर क्या होता है, सतह पे आना होता है। कभी कभी आपने फिल्म में दर्शन किया होगा इस तरह से, जैसे लगता है डॉल्फिन इस तरह से उछल के पानी के अंदर गिरा है। वो उछल के बाहर आपको करतब दिखाने के लिए नहीं आते हैं, सांस लेने के लिए आते हैं। व्हेल का भी कभी कभी जो है वो अचानक से काफ़ी तेज उठते हैं, जिससे वो सांस पूरी तरीके से लेके फिर अंदर चले जाते हैं। व्हेल का सबसे अच्छा खासियत वो इतना हवा एक बार में भर लेते हैं, काफ़ी देर तक वो अंदर रह सकते हैं। तालाब एवं झील, जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। देखिए जिनका जल ऑलरेडी ज़्यादा अवेलेबल रहता है, उनका जल ज़्यादा लंबा होकर क्या करेगा? ज़्यादा लंबा होगा बेकार है, क्योंकि जल तो उनको बगल में ही, उनको जल अवशोषित करना है, ठीक है। और इनका मुख्य काम क्या हो जाता है? तलहटी में बनाए रखने का। इनका तना खोखला एवं हल्का होता है। उदाहरण में कमल के फूल, जलकुंभी। देखिए अगर तना खोखला और हल्का नहीं होगा तो जल में तैरेंगे कैसे? हल्का होना चाहिए ना, तब ना वो तैर पाएंगे। मेढक के पैर में जलयुक्त पादंगुलियाँ होती है, जो उन्हें तैरने में मदद करती है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा हिंदी में मुझे दिक्कत हो जाती है। चलिए अध्याय 12 में चलते हैं। दूरी एवं मापन। देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ये जल्दी जल्दी ये याद करने की चीज़ है। 1 गज 3 फुट के बराबर होता है, यानी जिसको 3 फीट कहते हैं, और 1 फीट 12 इंच के बराबर। 220 गज 1 फरलांग, यानी फरलांग के बराबर होता है। देखिए फरलांग का चर्चा किया गया है एससीईआरटी में, इसलिए हमने यहाँ लिया है। एससीईआरटी में फरलांग का चर्चा किया है। जनरली आप यूनिट में नहीं यूज करेंगे फरलांग, लेकिन बीपीएससी का क्या है, वो तो कुछ भी दे सकते हैं। अगर एससीईआरटी में दिया है तो वो कहेंगे कि हमने दिया है, एससीईआरटी में दिया है तो हम देंगे। तो 220 गज फरलांग, 1 फरलांग 220 गज, और 8 फरलांग 1 मील के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। मीटर को लंबाई का एसआई मात्रक कहा जाता है। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर, और 1 गज 3 फीट के बराबर होता है। गति किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जैसे दिखाई देती है। पेंडुलम की गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति क्या होता है जानते हैं? अपने ही मोशन को एक ही जगह पे रह के बार बार दोहराना, वो आवर्त गति कहलाता है, ठीक है। और वृत्तीय आकाश की गति को वर्तुल गति या घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति में वस्तु स्वयं अपने अक्ष पर या किसी अक्ष के पर, देखिए घूर्णन गति में क्या होता है? जैसे किवारी है, मतलब आप जो किवार लगवाते हैं ना, ठीक है, तो किवार को देखिएगा कि वो एक छोर पे टिका होता है, वो अक्ष उसके अनुसार घूमता है। वो किस गति का एग्जाम्पल है? घूर्णन गति का। चलिए अध्याय 12 का समाप्ति हो गई है, अध्याय 13 पे चलते हैं। अध्याय 13 में प्रकाश है शीर्षक। आपको बता दूं कि प्रकाश का क्लास 6 में ज़्यादा चर्चा नहीं किया गया, लेकिन 9 क्लास में आप जब जाइएगा तो प्रकाश को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा, और मैं पढ़ाऊंगा उस समय डिटेल में। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए साथ में मिलकर हम लोग बीपीएससी फाड़ेंगे। एससीईआरटी से अगर क्वेश्चन आया तो छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता ना करें, मैं आपको शुरू से अंत तक आपके साथ बना रहूँगा। चलिए हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। आप घर में अंधेरे कर दीजिए, आपको आईना दिखाई देगा, सब लगेगा बराबर, टेबल भी बराबर लगेगा, कुर्सी भी बराबर लगेगा, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वो प्रकाश की स्थिति में, आप उपस्थिति में आप देख सकते हैं। अगर प्रकाश खत्म तो आप अंधे। प्रकाश का टकरा कर लौटना अर्थात परावर्तन कहलाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधे रेखा में। आप कभी टेढ़े पाइप से अगर कुछ देखना हो तो क्या आपको वहाँ की चीज़ दिख जाएगी? नहीं दिखेगी। तो प्रकाश जब किसी चीज़ पर पड़ता है, टकरा के वापस लौटता है, तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तन।
स्रोत से प्राप्त हुए प्रकाश, देखिए जो अगर सूर्य है और मान लीजिए टॉर्च है, कोई भी जहाँ से लाइट प्राप्त करते हैं उसका जो किरण होता है उसको कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जब आपतित किरण का परावर्तन होता है तो परावर्तन होकर वापस लौटता है तो उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, सही बात है। प्राकृतिक स्रोत सूर्य है और क्या है? चंद्रमा भी है प्राकृतिक स्रोत। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं, अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार लाइट नहीं जाता है, पारदर्शी अपारदर्शी भी इससे पहले के कक्षा में पार्ट 1 में हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो जो वस्तु अपारदर्शी है जिसके लाइट आर पार नहीं जा सकता, अपारदर्शी को अगर लाइट के सामने रखते हैं, रोज प्रकाश के सामने, उसके फल का अपनी तरफ आकृति बनाता है जिसे छाया कहते हैं। छाया का आकार प्रकाश के स्रोत की दिशा और दूरी पर, देखिए छाया का आकार कोई जरूरी नहीं है कि सेम आकार का बने कि जितना छोटा सामान है। कभी आपने देखा है कि आपका जो छाया बनता है अलग अलग लाइट के अनुसार, कभी आपसे छोटा बन जाता है, आप लाइट की अलग दिशा में खड़े रहते हैं या अलग दिशा से लाइट पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप तो बहुत छोटे हैं लेकिन आपका छाया बांस से भी लंबा बना हुआ है। छाया दिखाई दे सकती है, जमीन पर भी दिखाई सकती है, पर्दा पे भी दिखाई दे सकता है और दीवार पर भी दिखाई दे सकता है। चलिए इसी तरह अध्याय 13 की समाप्ति हो गई है एससीईआरटी की और अध्याय 14 पे चलते हैं हम लोग। बल्ब जगाओ जगमग जगमग। देखिए बल्ब जलाने के लिए सबसे पहले तो जो है बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो बैटरी को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? सेल। सेल के 2 सिरे होते हैं जिसको कि ध्रुव कहते हैं और 2 सिरे का नाम क्या क्या है? धन ध्रुव जिसको पॉजिटिव कहते हैं और ऋण ध्रुव को निगेटिव कहते हैं। सेल के दोनों सिरों की तार से सीध नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो सेल मिनटों में खत्म हो जाएगा। देखिए अगर जो है ना एक तार लेके आप दोनों सिरों को उस तार से जोड़ दीजिएगा तो सेल डेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाती है सेल में, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है आप डायरेक्ट नहीं जोड़िए। आपको अगर उसका इस्तेमाल करना है तो बीच में एक रेसिस्टेंट या लोड के अनुसार कौन सा या बल्ब दे दीजिए या कुछ भी दीजिए तो वो काम करेगा। चलिए बिजली का परिपथ, सेल से तार में और तार से बल्ब में और फिर बल्ब से होकर तार के ही जरिए सेल के दूसरे सिरे तक धारा के प्रवाहित होने का एक पूरा चक्कर को परिपथ यानी सर्किट कहते हैं। सर्किट पूरा होने पे ही कंप्लीट होता है। एक तरफ का भी अगर आप तो तार छोड़ा है तो उसे सर्किट नहीं कहेंगे। जिस वस्तु या पदार्थ को बीच में जोड़ने से बल्ब जलता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। देखिए विद्युत चालक में विद्युत पास हो सकता है। अब जैसे देखिए लाइन है, मान लीजिए बैटरी यूज कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं आप, 2 तार के बीच में आप रबर डाल दीजिएगा तो विद्युत का चालक नहीं होगा, बल्ब जलेगा ही नहीं, तो कुछ चालक हो जाएंगे। और जिससे बल्ब जलेगा, चाबी दे दीजिए, स्टील वाला जो चाबी होता है, लोहे वाला जो चाबी होता है, लोहे का जो चाबी आप दे दिया तो क्या होगा? फ्लो कर जाएगा। तो जैसे ही उसमें विद्युत का प्रवाह होगा बल्ब जल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? चालक। और रबर प्लास्टिक सब क्या है? कुचालक। इसीलिए आप ये देखे होंगे कि तार जो होता है, तार पे जनरली प्लास्टिक का लेप होता है ताकि आपको नंगा तार ना रह जाए। नंगा तार तो विद्युत का कुचालक है और वही अगर उस पर प्लास्टिक का लेप चढ़ा हुआ रहता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ रहता है तो प्लास्टिक को छूते तो आपको झटका नहीं लगता है। तो क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कुचालक है, इस वजह से आपको झटका नहीं लगता है। नहीं तो वो तो तार ही है, तार अंदर में अगर वो जो चालक है उसके ऊपर से कुचालक चढ़ाया हुआ रहता है। जिस वस्तु को सर्किट के बीच में रखने से बल्ब नहीं जलता उसे कुचालक कहते हैं। विद्युत धारा का कुचालक होता है हवा। हवा जो है, हवा देखिए अब अगर विद्युत धारा का हवा अगर चालक हो जाता तब तो सब आदमी को झटका ही लगता रहता हमेशा। इसलिए हवा क्या है? कुचालक है, ठीक है। विद्युत धारा से बल्ब का कुंडल इतना अधिक गर्म हो जाता है उसमें से रोशनी निकलने लगती है। जैसे देखिए घर में जो बल्ब होता है ना, घर में जो बल्ब होता है वो जो उसका जो ये बना हुआ था कुंडल, वो टंगस्टन का बना होता है और वो कुंडल इतना गर्म हो जाता है जिसकी वजह से रोशनी होती है। एडिसन ने बहुत सारा प्रयास किया था, बहुत सारा विफलता के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। हजारों विफलता के बाद वो इस तरह के आविष्कार को जन्म दे पाया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। एडिसन अपने पूरे जीवन काल में 1000 से अधिक आविष्कार किए। चलिए अध्याय 15 पे चलते हैं। अध्याय 15 क्या है? चंबुक। चंबुक के विषय में कौन नहीं जानता होगा? हम सब जानते हैं, बचपन में हमने चंबुक से खेला है, खेल खेल में। देखिए चंबुक का सबसे पहले लोगों को पहले जानकारी नहीं था। तो जो है आपके किताब एससीईआरटी में एक कहानी दिया हुआ है भेड़िया को लेकर, मतलब गलेरिया को लेकर, जो भेड़ चराने गया था, उसके स्टिक में एक लोहा वाला लगा हुआ था। तो वो जो एक पत्थर पे जाके देखता है कि वो स्टिक चिपक गया और इस स्टिक का नाम क्या था? इस पत्थर का नाम क्या था? लॉर्ड स्टोन। उस पत्थर का नाम लॉर्ड स्टोन। लॉर्ड स्टोन नामक पत्थर प्राकृतिक रूप से ही चंबुकीय गुण का होता है। 1580 में वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने पहली बार चंबुक का शोध या प्रयोग किया था। शोध या प्रयोग में उन्होंने क्या किया था? वो देखे थे कि किस तरह से चंबुक काम करता है, ठीक है। जो चंबुक की ओर खींचते हैं उसे चंबुकीय वस्तु कहते हैं। चंबुकीय, देखिए आप किताब को चंबुक से खींचेगा तो वो चंबुक की तरफ नहीं खींचेगा, लेकिन लोहा को अपनी चंबुक की तरफ खींचेगा, चंबुक के पास रखिएगा तो देखिएगा लोहा चंबुक जो है लोहे को खींच लेता है अपनी तरफ। तो वो कौन सा वस्तु हो जाता है? चंबुकीय। और जो चंबुक की ओर नहीं खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? अचंबुकीय वस्तु कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, रबर है। चंबुक के ध्रुवीय हिस्से में चंबुकीय गुण ज़्यादा होता है। देखिए जो चंबुक होता है ना, उसका ध्रुवीय जो हिस्सा होता है, ध्रुव में एक और दूसरी ओर, जैसे रॉड जैसा लंबा अगर आप चंबुक लेते हैं तो एक छोर और दूसरा छोर, इन दोनों पे ज़्यादा चंबुकीय गुण होता है इन द कंपेरिजन ऑफ बीच का, ठीक है। तो दोनों पोल जो है अलग अलग होते हैं। दोनों ध्रुव में से एक का नाम होता है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और दूसरे का नाम होता है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। प्राचीन युग में लोग समुद्र के बीच चंबुक का ही इस्तेमाल कर दिशा पता करते थे। देखिए चंबुक में उनको पता है कि ये नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, यानी उत्तरी ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। उत्तरी ध्रुव जिधर रुका तो उससे पता चल गया कि उसका उत्तर है। उत्तर दक्षिण का पता चल गया तो पूरा पश्चिम वाला पता लगा लेते थे। जैसे दिशा सूचक यंत्र में भी, दिशा सूचक यंत्र कौन सा है? कंपास। कंपास में भी क्या इस्तेमाल किया जाता है? चंबुक का ही।
दो चंबुक के समान ध्रुव को पास कर लाइएगा, नॉर्थ पोल को नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के सामने लाइएगा, तो वो एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, दूर भगाते हैं, रिपेल ईच अदर। तो उत्तरी ध्रुव उसमें क्या होता है, रिपल्सन, रिपल्सन मतलब विकर्षण, विकर्षण हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्षण। और दो चंबुक के अगर असमान ध्रुव यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, एक का उत्तरी ध्रुव ले लेंगे, दूसरे का दक्षिणी ध्रुव ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आकर्षण हो जाएगा। जब हम एक स्पोक को लेकर उसे चंबुक में रगड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो स्पोक भी चंबुक की तरह बन जाता है। चंबुक को पीट कर या जमीन पर पटक कर इसकी चंबुकीय शक्ति को हम लोग खत्म कर सकते हैं। देखिए चंबुक को पीट भी सकते हैं, पीट कर भी खत्म कर सकते हैं, जमीन पर पटक कर चंबुक को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो भी उसका चंबुकीय शक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि चंबुक को बार बार जमीन पर ना पटका जाए जी। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अध्याय 16 पर। अध्याय 16 का शीर्षक जो है जल है, और जल, चलिए जल पढ़ते हैं। जल जो है हमारा मनुष्य या किसी भी जीव जंतु, इस पृथ्वी पे कोई भी जीव जंतु है, जल उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए। तो जल के मुख्य स्रोत कौन कौन है, देखिए मुख्य स्रोत नदियां हैं, झरने हैं, तालाब है, कुआं, नल, चापाकल तो हम लोग को मिलता ही है, ठीक है। पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा समुद्र तथा महासागरों से घिरा है, अधिकांश हिस्सा समुद्र महासागर से घिरा हुआ है, पानी ही पानी है, 2/3 समझिए, 2/3 मतलब 2/3 भाग जो है पानी ही पानी है। लेकिन फिर भी पानी की कमी है हमारे लिए, क्योंकि इन पानियों में सबसे ज़्यादा समुद्री पानी है जो कि खनिज लवण से भरा हुआ है, नमकीय है, खारा पानी है, जिसको आप पी नहीं सकते हैं। देखिए पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 97.5 खारा जल है। पीने युक्त पानी जल केवल 2.5%, उसमें भी मानव और जीव जंतु के लिए मीठे पानी केवल 0.006% है जो हम लोगों के लिए पीने युक्त है, इस्तेमाल के युक्त है। बाद बाकी तो झरना, ग्लेशियर जो हिम है वही सब में चला गया। ये जो 2.5 है ना, इसमें से भी वो नदी, झरना ये सब में चले जाते हैं, तो आपके लिए कितना बचता है, 0.006%। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके लिए पृथ्वी पर पीने युक्त पानी, मनुष्य जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए पीने युक्त पानी कितना है, 0.006%। इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जल को गर्म करने पर जल का भाप वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, वाष्पन प्रक्रिया, ठीक है। और पुनः वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन। ये आप पढ़ चुके हैं पिछले में भी। जल से वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल का जमीन पर आना जल चक्र कहलाता है। जल चक्र में बस ऐसा नहीं है, जल पहले जमीन से यानी समुद्र का ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्म होकर इवापोरेट होकर क्या कहते हैं, चले जाते हैं ऊपर की तरफ, फिर वहाँ से वो क्या होता है, बादल बनता है, फिर वो ठंडा होता है, फिर पानी की तरफ गिरता है। पत्तियों से निकलने वाली वाष्प की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। चलिए अध्याय 17 पे चलते हैं। अध्याय 17 का मुख्य शीर्षक वायु। श्वसन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। श्वसन में ही सांस लेना एक प्रक्रिया, उसका ही पार्ट था। श्वसन का इंग्लिश क्या है, रिस्पायरेशन। श्वसन का ही पार्ट क्या है, सांस लेना। श्वास लेना जो हम लोग कहते हैं वो ब्रीदिंग क्या है, श्वसन का ही भाग है। पृथ्वी वायु की एक परत से घिरी हुई है। वायु का एक परत से पृथ्वी कुछ किलोमीटर यानी कई किलोमीटर तक घिरे हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं। क्यों, धीरे 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 वायु की डेंसिटी कम होती चली जाती है, ऑक्सीजन का मात्रा कम होता चला जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण है। देखिए वायु जो है कई गैसों का मिश्रण है। कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन 21% होते हैं, नाइट्रोजन 78% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, कूकन, अन्य गैस, स्टीम फिस्टिंग सब मिलकर इधर उधर जितना भी है वो 1% में ही निपटते हैं, ठीक है। लेकिन 21% ऑक्सीजन होते हैं, 78% नाइट्रोजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और सब मिला के क्या होता है 1%। ऑप्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये सब धूल कण जल भी दे तो वो आंसर होगा, और बस अगर ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ दे या बस ये पूछे कि 1% क्या प्रेजेंट होता है और CO2 दिया हुआ तो CO2 आप आंसर टिक कर सकते हैं। आग जलने में ऑक्सीजन मदद करता है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन मदद करता है आपको। आग बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप आग जला ही नहीं सकते। और नाइट्रोजन की मात्रा वायु का लगभग 4/5 भाग से 78% है, हम आपको बता चुके हैं। चूना जल में फूंक मारने से दुधिया कलर का जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और जल में वायु घुली होती है। चलिए जल में वायु अगर घुली नहीं होगी तो जीव कैसे जिंदा होंगे जो पानी में रहते हैं, मछली पानी में ही जो घुले हुए जल गैस होते हैं, ऑक्सीजन होती है, उसी से सांस लेते हैं गल्फर की मदद से। चलिए अध्याय 18 पे चलते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन। कचरा दो प्रकार के होते हैं, सड़ने वाला और नहीं सड़ने वाला। आजकल आपको पता है कि जो है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मोदी जी हमारे जो है बहुत सारे स्वच्छ रिलेटेड चला रहे हैं अभियान। उसमें जो है आपको पहले तो आदमी को सिखा रहे थे कि कचरा को जो है कचरे के पेटी में फेंकना। अब दो चीज़ सिखाते हैं कि सड़ने वाले को एक तरफ और नहीं सड़ने वाले को एक तरफ। हरे कूड़ेदान में किसको फेंकना है, सड़ने वाले को, और नीले कूड़ेदान में नहीं सड़ने वाले को। पूर्णतः गलने वाला कचरा परिवर्तित होकर खाद बनता है, इसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। रिसाइकिल, पुराने बेकार चीज़ों का अगर हम लोग फिर से पुनःचक्रण फिर से इस्तेमाल बनाते हैं उसको पुनःचक्रण करते हैं, रिसाइकल। कंपोस्ट खाद क्या होता है, पौधे और जंतु, जो पौधे का सड़ा गला या जंतुओं का कुछ भी रहता है सब मिला के उसमें अगर जो है मान लीजिए कि वर्मी कंपोस्ट अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो केचुआ देते हैं तो केचुआ जो है उसको सड़ा गला के फिर वो वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है। कचरा प्रबंधन के लिए कौन कौन सी चीज़ जरूरी है, रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब कचरा प्रबंधन के लिए जो आपको कचरा, रिफ्यूज सबसे पहले तो मना करने भी आना चाहिए। कम से कम इस्तेमाल करना, जो कचरा फैलाता है उस चीज़ों का कम चीज़ इस्तेमाल करें, प्लास्टिक है उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस चीज़ का आप रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोशिश करें उसका दोबारा इस्तेमाल करने का। और जिसका आप पुनःचक्रण करवा सकते हैं उसको फेंक के बाहर क्या करना, रिसाइकल करवा सकते हैं, इसी को अपनाना चाहिए। तब जाके आप क्या कर पाएंगे, कचरा प्रबंधन। नहीं तो बस आप कचरा फैलाइए। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, आप कचरा फैलाते रहिएगा और सरकार साफ करते रहेगी। आए दिन तो हम लोग कई बार देखते हैं मार्केट में, आजकल ठेले वाले सबको कई जगहों पे देखते हैं। कई बार मैंने उनसे पूछा भी है कि भैया डस्टबिन रखा करो, कहता सर यहीं फेंक दीजिए, साफ करके चले जाएंगे।
तो देखिए स्वच्छ रहने के लिए अपना जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलग से, 18 चैप्टर आपके खत्म हो गए, एक अलग से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीवक। ये जो है ना जीवक का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए ये दिया गया है महात्मा बुद्ध का जो चिकित्सक का नाम था वो जीवक थे, और जीवक का नाम, जीवक की माता का नाम शिलावती था। ये SCERT में दिया हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जीवक ने आयुर्वेद का अध्ययन तक्षशिला से किया। बिंबिसार का इलाज भी कौन किया था? जीवक ने किया था। औषधीय चिकित्सा के अलावा जीवक शल्य चिकित्सा में भी ज्ञाता थे। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता था? कुमार भक्ष। कुमार भक्ष किनको कहा जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। कुमार भक्ष किनको कहा जाता था? जीवक को। जीवक किसके चिकित्सक थे? महात्मा बुद्ध के। या महात्मा बुद्ध के चिकित्सक कौन थे? जीवक। महात्मा बुद्ध के चिकित्सक के माता का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चिकित्सक जीवक